शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जारी होने के बाद महत्वपूर्ण अतिशय शिक्षकों के ट्रांसफर कैसे होंगे? क्या काउंसलिंग होगी या उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर पद्धति में भाग लेना होगा? 90% उपस्थिति क्या ट्रांसफर में अनिवार्य होगी? क्या स्वैच्छिक स्थानांतरण के आधार बिंदु क्या होंगे? किस आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे? ट्रांसफर होने के बाद ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा? इसके अलावा प्रशासनिक स्थानांतरण कहां पर कैसे शिक्षकों के होंगे? जनगणना में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे या नहीं? पूरी जानकारी विस्तार से आज की ट्रांसफर पॉलिसी पर बात करेंगे। यदि आप शिक्षक हैं और स्थानांतरण की नई और महत्वपूर्ण जानकारी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। इससे पहले एक निवेदन, चैनल से जरूर जुड़े, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने शिक्षक साथियों तक भेजें। विचार अच्छे लगें, आपके कोई विचार अच्छे हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और वीडियो को शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर करें। तो शिक्षक साथियों, आप सभी को मालूम है शिक्षा विभाग के शिक्षकों की स्थानांतरण पॉलिसी जारी कर दी गई है। इस पॉलिसी के अनुसार जो पूरा पत्र को हमने बारीकी से पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने निकाले हैं जो आपको पता होना चाहिए और यही पूरे पॉलिसी का आधार बिंदु है। पहली बात, अतिशय शिक्षक। अतिशय शिक्षकों के ट्रांसफर कैसे होंगे? यदि आपका नाम अतिशय के शिक्षक के रूप में आया है, और अतिशय शिक्षक कौन होगा? वर्तमान संस्था में पदस्थ सीनियर शिक्षक को अतिशेष माना गया है। अतिशय शिक्षक को स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है। यदि आपका नाम है अतिशय सूची में तो आप स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, जो कि उसी जो सब लोग करेंगे स्वैच्छिक स्थानांतरण, आप भी कर दीजिए। यदि आपका ट्रांसफर हो गया स्वैच्छिक स्थानांतरण में तो बढ़िया है, नहीं हो पाया तो घबराई नहीं, दोबारा मौका मिलेगा। एक काउंसलिंग फिर होगी जिला स्तर पर, उस काउंसलिंग के माध्यम से आपको साला का चयन करने का अवसर मिलेगा। यदि आपने स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं हुआ, आपका काउंसलिंग में भी आपने भाग नहीं लिया, तो फिर आपका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुल मिला के अतिशय शिक्षक ध्यान दें, या तो शैक्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेकर संस्था का चयन करें, दूसरे नंबर पर जिला स्तर की काउंसलिंग में भाग ले संस्था का चयन करें। यदि दोनों प्रक्रिया में आपने काम नहीं किया तो फिर आपका स्थानांतरण शून्य वाली शाला में, शिक्षक विहीन शाला में प्रशासनिक आधार पर कर दिया जाएगा। तो अतिशय शिक्षकों के लिए हो गई ये पूरी बात। अब चलते हैं हम स्वैच्छिक स्थानांतरण पर। स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, परंतु इसमें सबसे बड़ी बाध्यता की जो शर्त रखी गई है आदेश में, 90% उपस्थिति आपकी ई अटेंडेंस होना चाहिए। गत वर्ष 2025-26 में आपकी ई अटेंडेंस 90% होना चाहिए, जिसमें अवकाश भी शामिल होते हैं। यदि आपकी 90% उपस्थिति नहीं है तो आप पात्र नहीं होंगे, शायद ऐसा है। हालांकि पात्र अपात्र होंगे ये तो जब ऑनलाइन आवेदन करना शुरू हो जाएंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि यदि 90% की बाध्यता रख दी तो 80% या कहें कि काफ़ी % में शिक्षक तो अपात्र ही हो जाएंगे। ये तो इस पर संशय है। आवेदन जब खुलेगा इस पर और गंभीरता से बात होगी। तो ये अटेंडेंस की बाध्यता रखी गई है, 90% होना उपस्थिति। दूसरी बात, एक और बात की गई है कि यदि आप अगले साल ट्रांसफर पॉलिसी में भाग लेना चाहते हैं, अगले साल भी आप स्थानांतरण चाहते हैं, अभी से बता दिया है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस आपको 100% रखनी होगी। 100% उपस्थिति रखने वाले को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये अटेंडेंस को यहाँ जोड़ दिया गया है जिससे कि अटेंडेंस आप लगाते रहें, और इसमें कई लाभ भी जोड़े गए हैं, पूर्व में भी बताई दिया गया। ये भी लाभ की श्रेणी में आता है। जिन्होंने 90% उपस्थिति लगाई है उन्हें तो अच्छा लगेगा, उन्हें खुशखबरी होगी कि हमने अटेंडेंस लगाई है, हमें तो अब ट्रांसफर में प्राथमिकता मिल जाएगी। चलिए, तो स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में आप भाग ले लीजिए। रिक्त पद जो है पोर्टल पर आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद आप पोर्टल पर रिक्त पद निकाल कर आप अपना आवेदन
ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और साइन करके फिर अपलोड करेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यदि आप अपने कैडर से बाहर ट्रांसफर लेते हैं, यदि हो जाता है तो आपकी वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ेगा, आपकी उस जिले में न्यूनतम स्तर पर वरिष्ठता मानी जाएगी। इसके अलावा जो ट्रांसफर का समय दिया गया, इसके अलावा कभी भी ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर शासन कर सकता है। जब उनको लगता है कि 20 सत्र में किसी चीज की आवश्यकता है तो उस आधार पर भी ट्रांसफर किए जा सकेंगे। प्रशासनिक स्थानांतरण, शैक्षिक के बाद प्रशासनिक स्थानांतरण शासन आप जानते हैं उन नियमों के तहत करता है। कोई शिक्षक की गंभीर शिकायत चल रही है, उसका आचरण सही नहीं रहा, उसके प्राचार्य प्रधानाध्यापक ने उसमें लिखित में उसकी शिकायत की है, या कई अन्य ठोस तथ्य होते हैं जिसके आधार पर शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाते हैं, तो उसी आधार पर प्रशासनिक स्थानांतरण होंगे। इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी बात, अब पारस्परिक स्थानांतरण, यदि आप म्यूचुअल ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकते हैं, परंतु किन लोगों के नहीं होंगे? जिनकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के का 1 साल बचा है, एक तो उनके नहीं किए जाएंगे। दूसरा, पर्यवेक्षण अवधि जिनकी समाप्त नहीं हुई है वह भी पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफर में भाग नहीं ले सकती। म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे किसके? एक कैडर हो, एक विषय हो, एक पद हो, समान पद पर होना चाहिए तो उनका पारस्परिक स्थानांतरण किया जा सकेगा। अब बात आती है कि आपका स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण ऐसी जगह हो गया कि आप चाहते नहीं थे, वहां पर कर दिया गया, प्रशासनिक आधार पर हो जाए किसी भी आधार पर, आप वहां ज्वाइन नहीं करना चाहते। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी वेतन रुक जाएगी। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्थानांतरण होने के बाद नवीन संस्था से ही वेतन का आहरण होगा, वहीं से वेतन आपका निकाला जाएगा। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि आपका वेतन आहरण संवितरण अधिकारी डीडीओ बीओ निकाल देते हैं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई प्रस्तावित होगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो डीडीओ बीओ भी आपकी वेतन नहीं निकालेंगे यदि आपका ट्रांसफर हो गया और आपने ज्वाइन नहीं किया, तो ज्वाइन करना जरूरी है। दूसरी बात, ट्रांसफर होने से और कार्य मुक्त होने की अवधि के बीच में यदि आप मेडिकल लेने जा रहे हैं, अवकाश लेने जा रहे हैं, तो बिना स्वीकृत सक्षम अधिकारी के आप अवकाश पर नहीं जा सकते। ऐसा होता है कि यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर दूर दराज हो जाता है तो वह अपना मेडिकल आवेदन रखकर चले जाते हैं, फिर अन्य रास्ते खोजते हैं, न्यायालय में जाना या कहीं जो भी है। परंतु इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस अवधि के दौरान यदि आप अवकाश पर जाते हैं तो सक्षम अधिकारी जब तक स्वीकृत नहीं करता है, निराकरण नहीं करता है, तब तक आपका अवकाश मान्य नहीं किया जाएगा। तो वेतन हो गई, अवकाश होगा, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइनिंग आपकी ऑनलाइन होगी, पोर्टल पर ही होगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। और इसके अलावा स्थानांतरण नीति में अन्य शर्तें जो दी गई हैं, एनसीसी वाली, एनसीसी और एनएसएस के जो शिक्षक हैं जो इस काम को कर रहे हैं उनके ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। यदि करना ही है तो यदि यहाँ किसी जगह पर जहाँ पर आप ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर यदि यूनिट संचालित है तो वहाँ पर किए जा सकेंगे। और वरीयता का क्रम आपको हम बताएंगे कि कौन सा वरीयता के क्रम में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उस पर भी बात करते हैं। पालन स्थानांतरण के विरुद्ध, यदि आपका स्थानांतरण हो जाता है किसी भी तरीके, चाहे प्रशासनिक आधार पर या किसी अन्य टेक्निकल या किसी भी आधार पर आपका गलत ट्रांसफ़र हो गया, आपको लगता है कि मेरा गलत कर दिया, नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसके लिए आपको 7 दिन का अवसर मिलेगा। आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत, अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। जुलाई की तारीख निर्धारित है, उस दिनांक तक आपके आवेदन का निराकरण कर दिया जाएगा। और देखें, अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से शुरू होंगे। हम आपको बता दें कि आवेदन की पोर्टल पर 18 जून तक पोर्टल पर अपडेट पद दिखने लगेंगे। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप लॉगिन करेंगे तो 18 जून तक आपको अपडेटेड पद वहां पर दिखाई देंगे, जिनसे आप उनको वहां पर स्कूल देख सकते हैं, उनके डाइस कोड लिख सकते हैं, उनको पहले से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। दूसरा, 18 के बाद फिर आप स्वैच्छिक स्थानांतरण की जो ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 19 जून से लेकर
23 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन का आपको अवसर मिलेगा। 5 दिन में आप अपना आवेदन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी आवेदनों में जिनके ट्रांसफर होंगे इनका अनुमोदन जो होगा 24 से लेकर 26 जून के बीच इनका अनुमोदन कर लिया जाएगा। और जो आदेश प्रसारित होंगे आपके 28 से 30 जून के बीच सारे शिक्षकों के आदेश प्रसारित हो जाएंगे। जिनके शैक्षिक स्थानांतरण होंगे, जिनके प्रशासनिक स्थानांतरण होंगे 2 दिवस में 28 से 30 जून के बीच में आपके आदेश जारी हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करें कि कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण। जब ट्रांसफर होंगे तो आपको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा और आपको वहाँ पर नई संस्था में ज्वाइनिंग करनी है। उसकी समय सीमा 30 जून से लेकर 6 जुलाई निर्धारित की गई है। 6 जुलाई तक आप वहाँ पर नवीन संस्था में जाकर अपनी ज्वाइनिंग दे दीजिए। इसके बाद यदि आपका ट्रांसफर नियम विरुद्ध हो गया है जिससे आप मानते हैं तो उसके लिए आपको समय मिलेगा। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आप अपना आवेदन ऑनलाइन करेंगे निराकरण के लिए कि गलत ट्रांसफ़र हो गया है तो उसका आप आवेदन सबमिट 7 जुलाई तक कर सकते हैं। और इसका निराकरण 15 जुलाई तक कर दिया जाएगा। पूरा टाइम टेबल स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव महोदय ने जारी कर दिया है, पूरी पॉलिसी जारी कर दी है। अब आपको अपने स्कूलों का चयन करने की तैयारी रख लीजिए। यदि आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तलाकशुदा हैं, दिव्यांग हैं या अन्य कोई गंभीर बीमारी आपकी है या तो आप इसके प्रमाण पत्र तैयार रखिए, क्योंकि आपको ये सब ऑनलाइन आवेदन करते समय लगाना होगी जिससे कि आपको प्राथमिकता मिल सके। तो और भी कई बातें इस आवेदन में, बहुत सारी बातें हैं, परंतु मूल बातें हमने आपको बता दी हैं। फिर भी यदि कोई बात छूट गई हो तो आप इसकी PDF देखकर इसको बारीकी से पढ़ लें, पॉलिसी का अध्ययन कर लें। अध्ययन करने के बाद अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट करें। उम्मीद करते हैं वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी अच्छी और अपडेटेड जानकारी शिक्षक कर्मचारी बंधुओं तक हम लगातार पहुंचाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। उम्मीद करते हैं आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम फिर आएंगे अच्छी और नई अपडेटेड जानकारी के साथ। अभी चलते हैं, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।